नमस्कार बच्चों, चार्टर्ड शिक्षा समूह की ओर से आप सभी का स्वागत है। देखो, हम उपयोजित लेखन जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हमने पत्र लेखन देखा, गद्याकलन के ऊपर सवाल जो आते हैं वो किस हिसाब से होते हैं उसकी जानकारी देखी हुई है। अब हम देखने वाले हैं जो उपयोजित लेखन है, जो 26 अंक का, उसमें से आगे वाला जो पार्ट कौन सा है वह है वृत्तांत लेखन। इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। वृत्तांत लेखन यानी कि क्या रे? वृत्तांत लेखन यानी कि सत्य कथन। जो कोई घटना होती है, कोई कार्यक्रम होता है तो उसका सत्य कथन करना यानी कि वृत्तांत लेखन कहा उसे जाता है। वृत्तांत लेखन यानी क्या रे? किसी घटना का या किसी कार्यक्रम का सत्य कथन करना। तो समझ में आ गया। सत्य एक है, वृत्तांत लेखन लिखते वक्त सत्य ही लिखना होता है। अपने काल्पनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वृत्तांत लेखन लिखा नहीं जाता। उसके बाद देखो, मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पर। क्योंकि वृत्तांत लेखन जब भी हम लिखते हैं तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं होती। इस कारण हमें 5 में से कम अंक मिलते हैं। वृत्तांत लेखन जो है वो 5 अंक के लिए आता है। देखो, वृत्तांत जब भी हम लिखेंगे तो उसके लिए शीर्षक जो है छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा परंतु सार्थक और आकर्षक होना चाहिए। वृत्तांत लेखन यानी कि उदाहरण के तौर पर देखो, समता विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। समता विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया है, उसका वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। तो टाइटल लिखते वक्त मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ, समता विद्यालय में हिंदी दिवस संपन्न हो गया। अब टाइटल अच्छे तरीके से दोगे तो 1 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी कि टाइटल अच्छी तरीके से होना चाहिए। समता विद्यालय में हिंदी दिवस संपन्न हुआ, या समता विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया, या समता विद्यालय में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस हिसाब से आप टाइटल दे सकते हो। यानी कि जब भी आप वृत्तांत लेखन के लिए टाइटल दोगे तो वो छोटा होना चाहिए परंतु सार्थक, यानी कि वह जो टाइटल दिया हुआ है उससे समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा दिन मनाया गया है, वो किसके बारे में है। उसके साथ साथ आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक यानी कि जब कोई पाठक पढ़ेगा तो उसे लगना चाहिए कि इसमें और क्या क्या जानकारी है। इसलिए जब भी आप वृत्तांत लेखन लिखना शुरू करोगे तो उस वक्त आपको टाइटल देते वक्त बड़े अच्छी तरीके से देना आवश्यक है। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। शीर्षक छोटा सा परंतु सार्थक और आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद देखो, वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाए। देखो, वृत्तांत लेखन यानी कि क्या होता है? सत्य कथन होता है। और सत्य कथन जब होता है तो लिखते वक्त हमें बड़े अच्छी तरीके से सोच विचार करके लिखना होता है। कार्यक्रम आपने देखे हुए हैं। कार्यक्रम जब भी होता है तो कार्यक्रम की शुरुआत जब होती है तो प्रमुख अतिथि आते हैं। प्रमुख अतिथि जब आते हैं तो आने के बाद वह कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद फिर वो कुछ पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद फिर उनके बारे में कोई तो जानकारी देता है। जानकारी देने के बाद उस कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम इससे पहले लिया हुआ था, उसमें अव्वल आ गए जो छात्र हैं उन्हें पारितोषिक दिए जाते हैं। किनके द्वारा? जो प्रमुख अतिथि है उनके द्वारा। फिर वह दिन क्यों मनाया जाता है इसकी कोई तो जानकारी देता है। और वह हो जाने के बाद जो प्रमुख अतिथि है वह अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। यानी कि कुछ इस हिसाब से कार्यक्रम होता है और अंत में आभार प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स बता दिया गया है। देखो, जब भी हम वृत्तांत लेखन जब भी लिखेंगे तो उस वक्त हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही लिखनी आवश्यक है। नहीं तो कुछ छात्र वृत्तांत में लिखेगा, मेहमान आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, फिर उन्होंने पानी पी लिया, फिर उन्होंने इधर उधर एक दूसरे के साथ बातें की। ऐसी बातें उसमें लिखनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वृत्तांत लेखन लिखते वक्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही लिखनी आवश्यक है। तो समझ में आ गया, वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही स्थान देना चाहिए, क्योंकि वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाए। उसके बाद देखो, वृत्तांत हम लिखते हैं तो वृत्तांत में स्थल, काल, व्यक्ति और घटना स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारे छात्रों को यह पता नहीं होता कि वृत्तांत लेखन लिखते वक्त क्या लिखना चाहिए, कौन सा स्थल आना चाहिए, काल कौन सा आना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति के बारे में क्या लिखना चाहिए। यानी कि देखो, स्थान जो होता है कहाँ पर मनाया गया, उदाहरण के तौर पर लेते हैं समता विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया है, तो वह स्थान कौन सा है? समता विद्यालय। काल यानी कि वह तिथि कौन सी है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद समय कौन सा है? सुबह के 10 बजे। व्यक्ति कौन कौन, यानी कि प्रमुख अतिथि कौन थे, उसके साथ साथ कौन कौन उपस्थित थे, प्रधानाचार्य जी क्या कर रहे थे, उसके साथ साथ छात्र किस हिसाब से थे, इनकी सभी की जानकारी इसमें आ जाएगी। आभार प्रकट किसने किया, कि व्यक्ति
व्यक्ति का भी नाम उसमें आ जाएगा। और जो घटना है यानी कि वह किस हिसाब से घटित हो गई उसकी पूरी अच्छी तरीके से जानकारी देना, यानी कि उसमें उस वृत्तांत में स्थल, काल, व्यक्ति और घटना का स्पष्ट उल्लेख हो जाता है। तो एक है, जब भी हम वृत्तांत लेखन लिखेंगे तो शीर्षक जो है वो छोटा होना चाहिए, परंतु उससे अर्थ हमें अच्छी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ देखो, वृत्तांत में केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाए। जब भी हम वृत्तांत लेखन तैयार करेंगे तो महत्वपूर्ण बातों को ही उसमें स्थान देना चाहिए। नहीं तो मेहमान आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, पानी पी लिया, उसके साथ बातें की, फिर उसके साथ बातें की, फिर इधर उधर सामने देखकर हंसने लगे, फिर अपना विचार प्रकट किया, इस हिसाब से नहीं हो सकता। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही उसमें लिखनी है। बाद में हम सवाल एक लेकर किस हिसाब से लिखा जाता है उसकी जानकारी हम देखने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा, देखो वृत्तांत में स्थल, काल, व्यक्ति और घटना स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि वृत्तांत जब भी हम लिखते हैं तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये यदि अच्छी तरीके से नहीं लिखी तो आपको बड़े अच्छी तरीके से अंक प्राप्त नहीं हो जाएंगे। एक है, आगे देखते उदाहरण मैंने लिया हुआ है। एक पहले अंक विभाजन देखते हैं। वृत्तांत लेखन जब भी आप लिखोगे तो अंक विभाजन किस हिसाब से है, देखो जब आप टाइटल अच्छी तरीके से दोगे तो उसके लिए 1 अंक है। क्या मैंने बता दिया? जब टाइटल अच्छी तरीके से दोगे तो उसके लिए 1 अंक है। वो हो जाने के बाद ये लिखना ही है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। क्या लिखना है? कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। प्रतिनिधि को सभी को पहली है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, प्रतिनिधि को दूसरी देते हैं, तो यह भूलना नहीं है। प्रतिनिधि को कौन सी है? पहली ही देनी है, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद देखो, इसके लिए आधा अंक है। उसके बाद यदि सवाल में आपको शहर का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर शहर का नाम आ जाएगा। सवाल में यदि शहर का नाम नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर शहर का नाम डाल सकते हो। अब बोलोगे हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपने 15 तिथि क्यों लिखी है? एक है, इधर 15 इसलिए आ जाएगी, यानी कि जो कार्यक्रम जिस दिन होता है तो उस दिन बहुत सारे लोग लिखते नहीं है उसका वृत्तांत, अगले दिन ही लिखते हैं। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर तिथि लिखोगे तो जिस दिन कार्यक्रम हुआ है उसके अगले दिन की तिथि लिखनी है। कार्यक्रम कब हुआ है? 14 सितंबर को हुआ है, तो यहाँ पर तिथि कौन सी आ जाएगी? 15 सितंबर 2020-2021। समझ में आ गया आपको यहाँ पर कौन सी तिथि आने वाली है? कौन सी तिथि आ जाएगी इसमें? अगले दिन की तिथि जो है आने वाली है, यानी कि कौन से? 15 सितंबर 2020। उसके बाद देखो, उसके बाद आप बीच में जो जानकारी लिखते हो उसके लिए कितना अंक है? जो शहर का नाम लिखोगे उसके साथ साथ तिथि जो लिखोगे तो उसके लिए आधा अंक है, यानी कि 1 आधा आधा 2 अंक हो गए। समझ में आ गया? फिर जो आप वृत्तांत लेखन का विवरण लिखने वाले हो तो वो कम से कम 3 परिच्छेद में होना चाहिए। कितने परिच्छेद में होना चाहिए? 3 परिच्छेद में। हर परिच्छेद के लिए 1-1 अंक है। पहले परिच्छेद अच्छी तरीके से लिखोगे तो 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। दूसरा परिच्छेद अच्छी तरीके से लिखोगे तो 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। तीसरा अच्छी तरीके से लिखोगे तो उसमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यह 2 और यहाँ के 3, यानी कि कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे आपको? 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो समझ में आ गया अंक विभाजन किस हिसाब से है। टाइटल बड़े अच्छी तरीके से लिखना है और नीचे की तुलना में उसकी लिखावट जो है वो बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। नीचे की तुलना में वह लिखावट बड़ी होनी चाहिए। बड़े अक्षरों में लिखो, कम शब्दों में होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, तभी आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। बीच में कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा लिखते हो तो उसके लिए आधा अंक है। उसके बाद जो दिया हुआ शहर का नाम है वो यहाँ पर आने वाला है। यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी कल्पना के सहारे यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद तिथि जो है वो आगे लेनी है, यानी कि तिथि कौन सी आ जाएगी? जिस दिन मनाया हुआ है दिन उसके अगले दिन की आने वाली है, यानी कि 14 सितंबर की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगी? 15 सितंबर 2020। उदाहरण के तौर पर दूसरा लेते हैं, देखो शिक्षक दिन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? शिक्षक दिन। कब मनाया जाता है रे? 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है तो इस वक्त तिथि क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी क्या रे?
नहीं, तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगी 6 सितंबर 2020 और लिखते वक्त यहाँ पर आ जाएगी 5 सितंबर आने वाली। थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको? तो देखते देखो कौन से परिच्छेद में क्या क्या आने वाला है। देखो पहले परिच्छेद में क्या आ जाएगा, देखो पहले परिच्छेद में कार्यक्रम का स्थल कौन सा है, स्थल, समय, कौन कौन उपस्थित थे, यह पहले परिच्छेद में आ जाएगा। समय आ गया, उस देखो स्थल काल पहले परिच्छेद में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है 14 सितंबर 2020, यानी कि जिस दिन कार्यक्रम मनाया गया उसकी तिथि आप यहाँ पर आ जाएगी। तिथि समझ में आ गया, 14 सितंबर 2020, सुबह 10 बजे। कब? सुबह 10 बजे। यदि आप लिखोगे 2 बजे तो दोपहर के 2 बजे आ जाएंगे, नहीं तो सुबह 2 बजे, तो इसे लिखना नहीं है। सुबह लिखते हो तो 10-12 से पहले का समय लिखना है। सुबह 10 बजे समता विद्यालय कोल्हापुर में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जो टाइटल लिखा हुआ है वही सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा। देखो क्या क्या बता दिया है आपके सामने। 14 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे समता विद्यालय कोल्हापुर में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अब समता विद्यालय की जगह पर हम लेते हैं चाटे स्कूल लेते हैं, और हिंदी दिन की जगह पर लेते हैं अध्यापक दिन यानी कि शिक्षक दिन। तो क्या आ जाएगा, चाटे स्कूल में शिक्षक दिन बड़े उत्साह के साथ संपन्न। यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे चाटे स्कूल में शिक्षक दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समझ में आ गया आपको? तो हम सवाल क्या देख रहे हैं, देखो समता विद्यालय कोल्हापुर में मनाए गए हिंदी दिवस का वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। एक है वृत्तांत लेखन, जब भी बनाओगे तो उसमें तिथि जो लिखते हो तो वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तिथि गलत हो गई तो आपका वृत्तांत पूरा का पूरा गलत होने वाला है। इसलिए एक है वृत्तांत लेखन के लिए जब भी आप तिथि लिखोगे तो वह सही होनी चाहिए। कब कौन से दिन को क्या मनाया जाता है वह हमें पता ही होना चाहिए। इसके अंत में जैसे हम आ जाएंगे तो उस वक्त मैं बताने वाला हूँ कि कौन से दिन को क्या मनाया जाता है, तो वह ध्यान में रखकर वह मुकद्दर करना है, और वह यदि आता है तो उस वक्त उस तिथि का इस्तेमाल वृत्तांत लेखन लिखते वक्त करना है। ये जो तिथि होती है वही तिथि यहाँ पर नहीं आती, एक दिन आगे के आती है, और जो है जिस दिन मनाते हैं वो पूरे वृत्तांत में आ जाएगी। देखो पहले परिच्छेद में क्या क्या मैंने बता दिया है। 14 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे समता विद्यालय कोल्हापुर में हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अब उसके बाद इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कौन थे वह हमें लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले। देखो यदि आप अतिथि जी को बुलाते हैं तो वह यदि कोई बड़े पद पर होंगे तो उनका जिक्र यहाँ पर करना आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पर वही जिक्र किया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, अतिथि कौन है, प्रकाश कामले। वह क्या करते हैं इनकी भी जानकारी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। एक है अतिथि को कौन सी है, देखो सभी को पहली है। अतिथि और प्रतिनिधि शब्द अच्छी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। बोर्ड में बहुत सारे अध्यापक यही देखते हैं प्रतिनिधि शब्द किस हिसाब से लिखा है, अतिथि शब्द किस हिसाब से लिखा हुआ है। हमारे ऊपर मराठी का प्रभाव होने के कारण प्रतिनिधि को हम दूसरी देते हैं, अतिथि को दूसरी देते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रतिनिधि को पहले आ जाएगी, अतिथि को पहले आ जाएगी। समझ में आ गया। अतिथि प्रकाश कामले, वो क्या काम करते हैं, देखो हिंदी प्रधानाध्यापक है। कहाँ के, महावीर कॉलेज कोल्हापुर के। तो समझ में आ गया आपको। एक अब बोलोगे सर कोल्हापुर में यहाँ पर पहली है, यहाँ पर दूसरी है, ये गलती से हो गई है, यानी कि ये पहली आ जाएगी। समझ में आ गया। प्रमुख अतिथि कौन थे, उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे वह हमें पहले परिच्छेद में लिखना है। तो मैंने लिखा है जी थे, उसके साथ साथ अध्यापक और छात्र उपस्थित थे। तो पहले परिच्छेद में क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। इसके लिए 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। इसमें स्थल, काल, समय और अतिथि कौन कौन है इसकी जानकारी हमने ली हुई है। देखो कभी भी कार्यक्रम शुरुआत होती है तो तुरंत ही शुरुआत नहीं होती, पौधे को पानी डालकर होती है। तो वैसे ही दूसरे परिच्छेद में आ जाएगा। देखो कार्यक्रम की शुरुआत पौधे को पानी डालकर हुई, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत कैसी हुई है, पौधे को पानी डालकर हुई है। और यही पैटर्न का इस्तेमाल करो, यही पैटर्न इस्तेमाल करते हो तो आपको वृत्तांत लेखन में 5 में से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखो
माननीय प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले हिंदी प्रधानाध्यापक का स्वागत, ये ब्रैकेट में आना चाहिए, हिंदी प्रधान अध्यापक ये का स्वागत पाठशाला के प्रधानाचार्य श्रीराम शर्मा जी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। आपने देखा हुआ है कार्यक्रम की शुरुआत पौधे को पानी डालकर होती है, फिर प्रमुख अतिथि जो आते हैं उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया जाता है। वो हो जाने के बाद जो अतिथि आते हैं उनके हाथ के द्वारा या कोई अन्य अध्यापक हो या कोई छात्र हो उनके द्वारा प्रधानाचार्य जी को पुष्पगुच्छ दिया जाता है। तो यहाँ पर वही जिक्र आ गया है। देखो मैंने क्या कहा, माननीय प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले जो हिंदी के प्रधानाध्यापक है का स्वागत पाठशाला के प्रधानाचार्य श्रीराम शर्मा जी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। अब जो प्रधानाचार्य जी है इनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करना चाहिए, तो वही आगे लिखा है। देखो, माननीय प्रधानाचार्य श्रीराम शर्मा जी का स्वागत हिंदी अध्यापक विवान वर्मा जी ने किया। उसके बाद आगे क्या है, देखो, हिंदी दिन के विशेष अवसर पर कविता पठन प्रतियोगिता ली गई, उसमें अव्वल आ गए छात्रों को प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले जी के कर कमलों से पारितोषिक दिए गए। 9वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी दिन के विशेष अवसर पर नाटिका प्रस्तुत की। यानी कि दूसरे परिच्छेद में हमें क्या लिखना है, देखो, कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हो गई, फिर प्रमुख अतिथि आ गए हैं, उनका स्वागत किसने किया, फिर पाठशाला के प्रधानाचार्य उनका स्वागत किसने किया, और इसमें एक करो कि कोई भी दिन आता है तो उस दिन के विशेष अवसर पर कविता पठन प्रतियोगिता ली गई, चित्रकला प्रतियोगिता ली गई, या उसके साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिता ली गई। इस तरीके से आप तरह तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि जिस हिसाब से आप दिन मना रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है, कविता पठन। मैं कभी कभार लिख सकूंगा कि कहानी लेखन प्रतियोगिता ली गई और उसमें जो अव्वल आ गए हैं उन्हें प्रमुख अतिथि कौन है, उनके कर कमलों से, कर यानी कि हाथ, कमल यानी कि कमल जैसे। तो ये शब्द जो है वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे, उनके हाथों से दी गए। फिर मैंने बता दिया कि जो अव्वल आ गए उन्हें तो पारितोषिक दिए गए। उसके साथ साथ आप अपने हिसाब से 5वीं कक्षा के छात्रों ने उस दिन के विशेष अवसर पर नाटिका प्रस्तुत की, या 10वीं कक्षा के छात्रों ने नाटिका प्रस्तुत की, इस हिसाब से आप इस बीच वाला जो परिच्छेद है उसमें लिख सकते हो। क्या क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। कार्यक्रम की शुरुआत, प्रमुख अतिथि जी का स्वागत, फिर प्रधानाचार्य जी का स्वागत, उसके बाद उस दिन के विशेष अवसर पर कोई प्रतियोगिता ली गई, उसमें जो अव्वल आ गए छात्र है उन्हें पारितोषिक दिए गए। उसके साथ अंत में आ जाएगा उस दिन के विशेष अवसर पर नाटिका, उस दिन के विशेष अवसर पर कोई नाटिका प्रस्तुत की गई, कौन से छात्रों ने, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के, 7वीं कक्षा के, तो यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे परिच्छेद में इस हिसाब से लिखोगे तो उसके लिए 1 अंक प्राप्त हो गया। कुल मिलाकर 1 और 1 क्या हो गया, 2, और इसके लिए 1, इसके लिए 1, और अंत में जब हम लिखेंगे तो उसके लिए 1 अंक है। अंत में क्या आ जाएगा, देखो, अंत में देखो, पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री राम शर्मा जी ने हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसकी जानकारी छात्रों को दी और कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका हमें मान सम्मान करना चाहिए। यानी कि जब अंत का परिच्छेद आ जाएगा तो उस वक्त तुरंत ही प्रमुख अतिथि अपना विचार प्रकट नहीं करते, पहले प्रधानाचार्य जी प्रकट करेंगे, उसके बाद प्रमुख अतिथि अपना मंतव्य प्रकट करेंगे, उसके बाद आभार प्रदर्शन हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगीत या वंदे मातरम के साथ वह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। सीक्वेंस समझ में आ गया। आगे देखो, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले जी ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए, मंतव्य यानी कि अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, राष्ट्रभाषा के बिना हमारा देश गूंगा है। यानी कि जो कोई अतिथि आते हैं तो उनके मुंह से ऐसा सेंटेंस लिखना ही है कि जो हमें लोगों को प्रभावित करे या छात्रों को प्रभावित करे। इसलिए जो सेंटेंस हम लिखने वाले हैं उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह में डालना है और वो डार्क करना है। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्रकाश कामले जी ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, राष्ट्रभाषा के बिना हमारा देश गूंगा है। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद 10वीं कक्षा के छात्रों ने आभार प्रकट किया। 10वीं का छात्र प्रतिनिधि की 10वीं कक्षा का प्रतिनिधित्व कराने वाला छात्र रमेश पाटिल जी ने आभार प्रकट किया
और यह रंगारंग कार्यक्रम राष्ट्रगीत के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रगीत के साथ या वंदे मातरम के साथ संपन्न हुआ, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। यानी कि अंक किस हिसाब से हो जाएंगे, 1 1 1, यानी कि ये 3, इसके लिए 1 4 और बीच में जो लिखते हो कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा और शहर का नाम उसके लिए 1, यानी कुल मिलाकर 5 अंक, आपको 5 में से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। देखो, वृत्तांत लेखन लिखते वक्त कौन सा दिन कब मनाया जाता है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो जो महत्वपूर्ण दिन है वह कौन कौन से है। शिक्षक दिन यानी कि अध्यापक दिन कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। उसके बाद गांधी जयंती जो है वो कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। यानी कि कुछ इस हिसाब से सवाल आ सकता है, समता विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई, उसके लिए वृत्तांत लेखन तैयार कीजिए। तो कब मनाई जाती है वह हमें पता होना चाहिए, कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। उसके बाद पारितोषिक समारोह को ये आता है, समता विद्यालय में पारितोषिक समारोह का आयोजन किया गया, उसके लिए वृत्तांत तैयार करो। तो ये ध्यान में रखना है कि वह फरवरी में ही मनाया जाता है, तो वह तिथि कौन सी भी ले लो लेकिन फरवरी का महीना उसमें आना चाहिए। उसके बाद देखो, वाचन प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है रे, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि जो महत्वपूर्ण दिन है वह मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, आपको चाहिए तो आप ये लिख कर ले सकते हो। तो मेरा मानना है कि वृत्तांत लेखन किस हिसाब से लिखा जाना चाहिए इसकी जानकारी आपको बड़े अच्छी तरीके से आ गई है। अब हम अंत के सवाल की ओर जाते हैं, जो रहेगा निबंध लेखन। वह रहेगा कितने अंकों के लिए, 7 अंक के लिए। और 7 में से 7 अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस हिसाब से निबंध लिखना चाहिए, इसकी चर्चा हम अब करते हैं। देखो, निबंध यानी कि क्या रे, कम से कम शब्दों में अपने भावों को प्रकट करने का साधन निबंध होता है। कि कम से कम शब्दों में हमें हमारे भावों को प्रकट करने का साधन क्या होता है, निबंध। तो देखो, निबंध लिखते वक्त जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी है। देखो, जब भी हम निबंध लिखते हैं तो वह 3 भागों में विभाजित होता है। पहले कौन सा, प्रारंभ यानी कि प्रस्तावना, उसके बाद मध्य, उसके बाद आ जाएगा समापन। उदाहरण के तौर पर देखो, विज्ञान से हमें लाभ मिलता है या हानि, विज्ञान के लाभ या हानि, ऐसे यदि सवाल आता है तो पहले लिखेंगे विज्ञान यानी कि क्या, विज्ञान से हमें क्या लाभ हुए हैं। उसके बाद मध्य में आ जाएगा उसकी हानियाँ क्या है। उसके बाद अंत में आ जाएगा हम इसके ऊपर उपाय योजना क्या बता रहे हैं। यानी कि इस पैटर्न के हिसाब से लिखोगे तो निबंध के लिए आपको 7 में से 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ जब भी आप शुरुआत करोगे तो कविता की पंक्तियाँ डालनी आवश्यक है। बीच में पंक्तियाँ आप अच्छी तरीके से डालोगे तो बड़े अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि निबंध लिखते वक्त मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है, प्रस्तावना, मध्य और समापन। कोई छात्र क्या करते हैं, पहला अलग लिखते हैं, फिर 1 लाइन लीव करके, फिर बीच में जानकारी अलग लिखते हैं, फिर 1 लाइन लीव करके समापन करते हैं। ऐसा नहीं करना है। निबंध जो है एक तरीके से शुरुआत करते हो जहाँ से तो अंत जब आ जाता है तब तक बीच में कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। समझ में आ गया। एक निबंध 7 अंक के लिए है तो कितना लिखना चाहिए, तो कम से कम 2 पन्ने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पन्ने। कम से कम 2 पन्ने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पन्ने। आप बोलोगे इतना लिखना है, हाँ उतना लिखना है। उतना लिखते हो तभी आपको 7 में से 7 अंक या 6.5 अंक मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लिखा अंक प्राप्त हो गए, नियम के हिसाब से लिखते हो तभी आपको 7 में से कितने अंक मिल जाएंगे, 7 में से आपको अंक मिल जाएंगे 6.5, 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। जब भी आप निबंध लिखते हो तो बहुत सारी मानक वर्तनी की गलतियाँ होती है। मानक वर्तनी की यानी कि क्या रे, व्याकरण की गलतियाँ होती है। वो व्याकरण की गलतियाँ नहीं करना है। निबंध में जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो सरल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से वो सही होना चाहिए। इसलिए निबंध लिखते वक्त निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखो आगे का पॉइंट्स क्या है, निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का योग्य प्रयोग करना चाहिए।
देखो निबंध को आकर्षित कराने के लिए आप तरह तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करो। देखो इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि मुहावरे जो है आप इस्तेमाल करते हो कहानी में, वैसे ही मुहावरों का इस्तेमाल निबंध में कर लो। उसके लिए तैयारी करके रखो। 9 2 11 होना, भाग जाना, आंखों से ओंझल होना, दिखाई नहीं देना, राह देखना, इंतज़ार करना, ऐसे जो मुहावरे हैं वो तैयार कर ही रखो। और कोई भी निबंध आता है तो उसमें वह डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद कहावतें, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, इस हिसाब से आप कहावतों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक आधे दूसरी कहावतें मुकद्दर करके रखो और जिस हिसाब से निबंध आ जाएगा उसके अंदर डालो, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो अंक जो है आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखो विषय विस्तार 3 परिच्छेद में होना चाहिए। देखो कुछ छात्रों को ये पता नहीं होता कि जब भी वह निबंध लिखते हैं तो अच्छी तरीके से नहीं लिखते हैं लेकिन पहले से शुरुआत करते हैं, अंत तक एक भी परिच्छेद नहीं करते। तो एक है कि आप निबंध जब भी लिखोगे तो कम से कम 3 परिच्छेद में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 या 6 परिच्छेद बना सकते हो। इतने परिच्छेद में आपको अपने निबंध के विषय को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कराना होता है। एक है निबंध जब भी आप लिखते हो तो शुरुआत बड़ी अच्छी तरीके से करो। क्यों? क्योंकि जो जांचने वाला पेपर जांचने वाला व्यक्ति है वो पहले ही 4-5 पंक्तियों को पढ़ता है और सोचता है कि अरे नहीं ये होशियार है या नहीं है। यानी कि आपने पहली 4-5 पंक्तियाँ अच्छी तरीके से लिखी और बीच में जो जानकारी है विषय के अनुरूप लिखी तो बड़े अच्छी तरीके से आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो आपने बीच में बड़े अच्छी तरीके से जानकारी लिखी हुई है, शुरुआत में कुछ गलतियाँ की है, अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, तो इसका नतीजा आपको निबंध के लिए कम अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ देखो निबंध जब भी आप लिखोगे तो उसमें कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी महापुरुष के कथन का इस्तेमाल करके आप निबंध लेखन जो है लिख सकते हो। तो निबंध लेखन लिखते वक्त काव्य की पंक्तियों का भी लिखना आवश्यक है। काव्य की पंक्तियाँ लिखते हो तब आपको बड़े अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखो समय का महत्व आता है तो मैं लिखूँगा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। संसार में सफल तो बहुत होते हैं लेकिन संसार के आंखों का तारा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं। यानी कि कुछ इस हिसाब से मैंने शुरुआत की तो कोई भी वह पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि अरे वाह लाजवाब तरीके से शुरुआत की है। बीच में वह कुछ पंक्तियाँ ऐसे डालूंगा, अरे वह कौन है, अरे वह कौन है जो 3 अक्षरों में छिपा हुआ है, न रुकता है न झुकता है न बढ़ता है, अरे वही तो है अपना समय। यानी कि ऐसी पंक्तियाँ यदि आप डालोगे तो 100% आपको निबंध में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो एक ध्यान में रखो, निबंध जब भी आप लिखोगे तो उसमें काव्य की पंक्तियों का इस्तेमाल करो। काव्य की पंक्तियाँ शुरुआत में लिखो, बीच में लिखो, समापन के यहाँ पर लिखो। यानी कि 3 जगह पर आप लिखते हो तब आपको अच्छे तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। निबंध के प्रकार कितने हैं रे? 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से है देखो, वर्णनात्मक निबंध है, आत्मकथनात्मक निबंध है, कल्पनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है और चरित्रात्मक निबंध है। तो इनमें से परीक्षा के लिए 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। इन तीनों में से सोच विचार करके हमें एक लिखना है। तो उदाहरण के तौर पर देखो वर्णनात्मक में क्या आ सकता है, आत्मकथनात्मक में क्या आ सकता है, कल्पनात्मक में क्या आ सकता है, विचारात्मक में क्या आ सकता है, चरित्रात्मक में क्या आ सकता है। इसकी जानकारी हम देखते हैं। चलो पहला देखते हैं वर्णनात्मक निबंध। देखो वर्णनात्मक निबंध में क्या हो सकता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का वर्णन करते जाना। यानी जो वर्णनात्मक निबंध होता है उसमें हमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी घटना का हमें वर्णन करना होता है। उदाहरण के तौर पर देखो नदी किनारे 2 घंटे। हम नदी किनारे जब जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होता है, नदी किनारे किस हिसाब से आवाज़ सुनाई देती है, उसके साथ साथ खेत में किस हिसाब से जो किसान जो है कार्य करता हुआ दिखाई देता है। छोटी छोटी चीज़ों की ओर हमें ध्यान देकर वह हमारे निबंध में वह अंकित करनी होती है। उसके साथ देखो रेल स्थानक पर 1 घंटा।
तो रेल स्थानक पर 1 घंटा यानी कि रेल जहाँ पर होती है तो वहाँ पर किस हिसाब से आवाज़ आती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। उसके साथ साथ कृपया यात्री ध्यान दें, कोल्हापुर से बम्बई को जाने वाली ट्रेन जो है कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि हम रेल स्थानक पर है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें निबंध में जिक्र करना होता है। तो समझ में आ गया वर्णनात्मक में क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का वर्णन करते हमें जाना होता है। आगे देखते हैं, देखो आत्मकथनात्मक निबंध में क्या होता है। देखो, विषय वस्तु को मैं खुद हूँ ऐसा मानकर उसके बारे में जानकारी देना। उदाहरण के तौर पर देखो, एक किसान की आत्मकथा है। किसान यानी कि जो विषय दिया हुआ है वह यानी कि मैं हूँ, यानी कि मेरा नाम श्यामराव बाबूराव पाटिल है। मेरा जन्म आज से 50 साल पहले इस गांव में हुआ है। क्योंकि जो विषय दिया हुआ होता है वो यानी कि मैं हूँ, ऐसा समझकर लिखना वह जो होता है आत्मकथनात्मक में आता है। और लिखते वक्त शुरुआत में मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, फिर मैंने संघर्ष जीवन में किस हिसाब से किया, फिर मैंने मुकाम कैसे प्राप्त किया, अब मेरी स्थिति क्या है। समझ में आ गया आपको। शुरुआत में मेरा जन्म कहाँ पर हुआ, बीच में आ जाएगा संघर्ष, फिर अभी स्थिति क्या है। इनका चित्र जब करते हो तो आत्मकथनात्मक निबंध में अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे छात्रों को ये पता नहीं होता कि आत्मकथनात्मक यानी कि क्या। यदि सवाल आता है एक किसान की आत्मकथा, वो लिखते हैं भारत में किसानों की आबादी ज़्यादा है, किसानों की मांगों के अनुसार उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, ऐसे वैसे लिखते। वैसे निबंध लिखते हो तो निबंध के लिए 0 अंक है। क्यों? क्योंकि आत्मकथनात्मक निबंध में जो विषय दिया जाता है वह यानी कि मैं हूँ ऐसा समझकर हमें लिखना होता है। समझ में आ गया आत्मकथनात्मक निबंध किस हिसाब से लिखा जाता है। आगे देखते हैं, देखो कल्पनात्मक निबंध। हमें क्या करना होता है, हमारी कल्पना के पुल बांधने होते हैं। हमारे सोच विचार करके हम किस हिसाब से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे जो विचार जो है प्रकट करने होते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से प्रकट करने होते हैं वह। उदाहरण क्या है, देखो यदि मुझे लॉटरी लगती है तो लॉटरी लगने के बाद मैं क्या करूँगा। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि मुझे लॉटरी लगती है तो मैं बड़ी गाड़ी लूँगा, मैं यह करूँगा वह करूँगा। लेकिन जो होशियार छात्र होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लॉटरी लग जाती है तो मैं उससे जो पैसे आते हैं तो जो गरीब दिन दुखी है उनकी लोगों की सहायता करूँगा, चैरिटी चलाऊँगा, उसके साथ साथ गरीबों के लिए शिक्षा का आयोजन कराऊँगा। वो उन चीज़ों की ओर देख लिया जाता है। उसके बाद यदि मैं प्रधानमंत्री बनता तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अभी भारत में कौन कौन सी समस्या है, जातिवाद है, उसके साथ साथ देखो कि अमीर गरीबों के बीच में दरार आ गई है, ऐसी जो समस्या है वो छुड़ाने का कार्य आप करते हो। ऐसा यदि लिखते हो, यदि मैं प्रधानमंत्री बनता तो बड़े अच्छी तरीके से अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक यानी कि जो कोई विषय दिया हुआ होता है उसे हमें सोच विचार करके वह प्रकट करना होता है। उदाहरण के तौर पर देखो, विषय वस्तु को समझकर उसके बारे में अपने विचार जो है प्रकट कराना होता है। उदाहरण के तौर पर समय का महत्व। शुरुआत करते वक्त मैंने इससे पहले बता दिया, देखो शुरुआत काव्य की पंक्तियों के द्वारा करो। अरे वह कौन है जो 3 अक्षरों में छुपा है, न रुकता है, न झुकता है, न बढ़ता है। अरे वही तो है अपना समय। उसके साथ मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलते हैं। संसार में सफल तो बहुत होते हैं लेकिन संसार के आंखों का तारा तो समय पर चलने वाले ही होते हैं। इन पंक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े अच्छी तरीके से आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, देखो चरित्रात्मक निबंध। किसी महान व्यक्ति के चरित्र का अंकन किया जाता है। देखो महान व्यक्ति यानी कि क्या रहे, जिन्होंने अच्छी तरीके से जीवन में कामयाबी हासिल की है, उनके ऊपर निबंध लिखना होता है। ये लिखना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको बड़े अच्छी तरीके से जानकारी होनी आवश्यक है। यदि मेरे प्रिय लेखक है तो लेखक का नाम क्या है, उसके बाद उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने कौन कौन से साहित्य का निर्माण किया, फिर उन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए, फिर उनकी अभी स्थिति क्या है, वह जीवित है या नहीं, फिर उनके द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते, इनका जिक्र यहाँ पर
आ जाएगा। मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है तो क्यों है, वह उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने क्रिकेट जो है कब खेलना शुरू किया, फिर उन्हें कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, फिर उनके ऊपर कौन से विश्व रिकॉर्ड है, फिर अभी उनकी स्थिति क्या है, वो अभी वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ सामाजिक कार्य क्या कर रहे हैं, लोगों से उनके द्वारा क्या संदेश मिलता है, इन सभी चीज़ों का जिक्र इसमें होता है। एक है चरित्रात्मक निबंध, जब भी लिखोगे तो उसके लिए आपको पढ़ाई करने की सख्त आवश्यकता है। इसमें आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते। मेरा मानना है कि आपको निबंध लेखन में किस हिसाब से लिखना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए, इसकी जानकारी बड़े अच्छी तरीके से पता चल गई हुई होगी। धन्यवाद।